गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि आपका एमएड का एंट्रेंस एग्जाम है, तो एमएड के एंट्रेंस में आपका एक पोर्शन रहता है हिंदी। हिंदी में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो आपको जाननी जरूरी है, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, पहले हम देखेंगे हिंदी का सिलेबस कि आपका हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो पहले हम बात करें, पहला टॉपिक आपका दिया हुआ है भाषा एवं व्याकरण। पहला टॉपिक क्या दिया है? भाषा एवं व्याकरण। दूसरा है संधि एवं समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, तत्सम तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शुद्धि वर्तनी, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य रचना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद भी आपके कुछ टॉपिक रह जाते हैं, जो है वर्तनी शुद्धि, वाक्य, हाँ वर्तनी शुद्धि, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य रचना, रस, छंद, अलंकार, रचनाएं एवं उनके रचनाकार, हिंदी भाषा की बोलियां। ठीक है, ये सारे आपके टॉपिक रहेंगे। तो इन टॉपिक को थोड़ा थोड़ा हम अभी समझेंगे साथ मिलके। तो पहला टॉपिक जैसे आपने पढ़ा था कि आपका कौन सा टॉपिक था? भाषा एवं व्याकरण। क्या था? भाषा एवं व्याकरण। तो भाषा को पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम व्याकरण को समझेंगे। ठीक है, तो भाषा हम किसे कहते हैं? जैसे कि आप लोग शुरुआत से पढ़ते चले आए, तो भाषा हम वह माध्यम है जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान, अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो उसको करने का जो माध्यम है वो हमारा भाषा कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें व्याकरण, व्याकरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस अप प्लस करण से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से बांधने वाले, अर्थात जो भाषा के नियमों से अवरुद्ध कराती है उसे ही व्याकरण कहते हैं। या यूं कहें कि जो शब्दानुशासन ही है वही व्याकरण है। कि अगर हम बात करें कि शब्दों का जो अनुशासन सिखाता है वो हमें कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। तो व्याकरण जरूरी है। फिर उसके बाद इसी में ही आता है वर्ण। वर्ण अगर हम बात करें तो वर्ण जो है वो क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे हम वर्ण कहते हैं। तो ठीक है, इसके आगे की वर्ण कितने प्रकार के होते हैं या, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें वर्ण, तो वर्ण अगर हम बात करें तो वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, स्वर और, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो व्यंजन अगर हम स्वर को बोले तो स्वर को दूसरा हम बोलते हैं अच। स्वर का नाम है अच और व्यंजन का नाम है हल। अब स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं हम इसे समझेंगे। स्वर वह वर्ण होते हैं जो किसी भी वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते, जो स्वतंत्र होते हैं, तो हम इन्हें कह देते हैं स्वतंत्र होते हैं, तो हम इन्हें कह देते हैं आजाद या स्वतंत्र। लेकिन वर्ण जो होते हैं, व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो किसी न किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, तो एक आपका आता है वर्ण में ही कि स्पर्शी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ये जो टॉपिक है इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से मिल जाएंगे। जैसे कि अगर बात करें स्पर्शी व्यंजन, हम इन्हें स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं और संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आ जाता है स्पर्शी व्यंजन टोटल कितने हैं, तो आप बताओगे स्पर्शी व्यंजन टोटल 25 है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं या स्पर्शी व्यंजन किन्हें कहते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर स्पर्शी व्यंजन को याद करना हो तो आप इन वर्गों को याद कर लो। ठीक है, जैसे क च ट तप, आपको बहुत अच्छी ट्रिक से याद हो जाएगा। कचट तप, आप बोलेंगे कचट तप, तो जैसे ही आप कचट तप याद कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क ख ग घ च छ ज झ व। ठीक है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा हम अभी इस पे बात करेंगे। क्वेश्चन आएगा कि जो ठ वर्ण है, ठठेरा बोले तो वर्ण है, वो किस वर्ग का है? तो अगर आपको कचट तप याद है किस वर्ग का है, अगर आपको कचट तप याद है तो आप क्या बताओगे? कचट ट
ट ठ, तो कौन से वर्ग का है? ठ वर्ण ट वर्ग का है। ठीक है, फिर इसी तरीके से पूछ दिया जाएगा कि ट वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है? तो ट वर्ग का चौथा वर्ण कौन, ट वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है? त थ द ध, तो कौन सा है? ध। ठीक है, तो अगर आपने याद कर रखा है तो आप इसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से एक आता है, इन्हीं में ही आता है कि इनके उच्चारण स्थान क्या है। कोई भी वर्ण दे देगा और फिर पूछेगा आपसे इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो अगर हम बात करें तो हम ऐसे, हमने कचट तप याद कर लिया, ऐसे ही हम याद कर लेंगे कंठ, तालु, कंठ तालु, मूर्धा, दंत, होस्ट, ओस्ट बोल देते हैं या ओट बोल देते हैं। तो अगर हम बात करें, कै वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, बोले तो गला। ठीक है, तालु मतलब, तालु का च वर्ग का है तालु, तय वर्ग का है मुर्दा, मुर्दा मतलब मसूड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें, तय वर्ग का है दंत, पै वर्ग का है ओस्ट, ओस्ट बोले तो ओठ। ठीक है, अगर हम बात करें कि जैसे हम एक बार बोल के देख लेते हैं, जैसे क, बोलो क, तो का किससे बोला जा रहा है? कंठ से। ऐसे ही इसने बोला त जो है वो दंत का उच्चारण स्थान है, दंत से बोला जाता है, मतलब कि दांतों से बोला जाता है। तो हम एक बार बोल के देखते हैं, क्या हमारी जो जीभ है वो दांतों पे टच हो रही है या नहीं? तो जैसे है त, तो हो रही है, था, तो इससे हमें ये याद हो जाएगा, हमें ये समझना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन किस तरीके से इसमें आते हैं हम ये बताएंगे कि क्वेश्चन आता है कि थ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप बताएंगे कि आपने ऐसे याद कर लिया था कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोस, तो आप आएंगे ता वर्ग, मतलब ता वर्ग में क्या है? था है, तो था कौन से स्थान है? दंत। था आप बोल के देख लेंगे, तो आप लिखेंगे कि थ जो है वो दंत का उच्चारण स्थान, दंत से बोला जाता है, तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो दंत है। ठीक है, क्लियर? फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें, उसके बाद आता है आपका संधि। तो संधि पहले हम ये समझेंगे, संधि अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम थोड़ा ब्रीफ बस इसका क्लियर करेंगे कि अगर बात करें तो संधि है क्या। तो संधि अगर हम बात करें, दो वर्णों के परस्पर मेल को, ये चीज बहुत ध्यान रखना, नहीं तो आप समास और संधि में कंफ्यूज हो जाएंगे। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण एक साथ मिलते हैं से तो हम उसे संधि कहते हैं। तो संधि के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? तीन हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्वर संधि या फिर व्यंजन संधि से पूछे जाता है। ठीक है, तो आगे हम चले तो स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं। स्वर संधि की अगर हम बात करें, स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं अगर हम बात करें तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब ये संधियां जो हैं इनकी हम कैसे पहचान करेंगे, कैसे इन्हें समझेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बनाई है जो मैं आगे आपको बता रही हूँ। जैसे कि संधि को पहचानने की ट्रिक, तो जैसे दीर्घ संधि अगर आया तो दीर्घ संधि के जो क्वेश्चन आए तो आप उन्हें कैसे पहचानोगे। तो जैसे दीर्घ संधि हमने बात करी, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है यदि आ, ई, उ ऋषि के सामने समान स्वर आए तो वह दीर्घ संधि हो जाती है। समान स्वर का मतलब जैसे आ और आ आया तो आ बन गया, ऐसे ही ई और ई आई तो ई बन गई, ऐसे ही ऊ और ऊ आया तो ऊ बन गया। ठीक है, तो जितनी भी जो बड़ी मात्राएं हैं वो हमारी किस में लगेंगी? दीर्घ संधि में। फिर उसके बाद अगर हम आए तो ऐसे ही यण संधि का है कि यण संधि क्या है? यण संधि में अगर हम बात करें कि शब्द में य,
व से पहले कोई कटा अक्षर आता है, मतलब कि आधा अक्षर आता है, हम पहचानेंगे कैसे? तो हम उसे यण संधि कहेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इत्यादि, तो या के आगे तय कटा है, वा के आगे से कटा हुआ है। तो कोई भी कटा अक्षर अगर आता है तो अगर आपको समझना हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें ही आती है एक गुण संधि। तो गुण संधि की बात करें तो गुण संधि शब्द में ए, आए और ओ आए, मतलब कि ये वाली जो मात्राएं हैं अगर ये आए तो हमारी कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। जैसे कि अगर सिंपल हम ट्रिक से याद करना हो तो सिर्फ एक मात्रा वाली जो संधियां होती हैं वो हमारी गुण संधि होती। ठीक है। वृद्धि, वृद्धि क्या आपके नाम से ही समझ आ रहा होगा, वृद्धि मतलब बढ़ना। तो ठीक है, तो अगर हम बात करें शब्द में ए और ओ आए तो कौन सी संधि होगी? जैसे कि अब हम यहाँ बात कर रहे थे तो यहाँ एक मात्रा है, ठीक है। अब हमने बोला वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ना, तो यहाँ दो मात्राएं हो गई। तो अगर इस तरीके से दो मात्राएं हो तो हम उन्हें क्या कहेंगे? अगर आपको पहचानना हो तो वो कौन सी उसकी होगी? वो वृद्धि संधि की होगी। अब अगर हम बात करें, लास्ट हमारी रह जाती है इसमें स्वर संधि में अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि में अगर हम बात करें तो य व पूरे हो और ऊपर कोई मात्रा न हो तो हम उसे क्या कहेंगे? हमें अगर पहचानना हो तो हम बोलेंगे ये अयादि संधि है। जैसे कि नायक, गायक, पावक, ये सारी जो संधियां हैं ये हमारी किसके अंडर में आएंगी? अयादि संधि। क्लियर? उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, समास। तो अगर हम बात करें समास किसे कहते हैं, जो मैंने पहले बताया था कि बहुत छोटा सा डिफरेंस है, अगर आप उसे याद नहीं रखेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे। जैसे हमने पढ़ा था संधि में कि दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें दो शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अगर हम समास के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो बोलते हैं समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। संक्षेप का मतलब है छोटा। क्या है? छोटा, किसी भी चीज को छोटा कर देना। ठीक है, संक्षेप। समास शब्द कौन से शब्दों से, कौन से योग से मिलकर बना है? सम प्लस आस के योग से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दो को पास लाना, अर्थात दो शब्दों को के सार्थक मेल को समास कहते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला, संक्षेप मतलब छोटा, या अगर हम दो शब्दों के मेल की बात करें, वहां हम वर्णों के मेल की बात कर रहे थे संधि में, यहाँ हम शब्दों के मेल की बात कर रहे हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है राजा का पुत्र। अब हम इतनी बड़ी बात क्यों लिखेंगे? तो अगर हमें समझना है कि संक्षिप्त करके किस तरीके से, तो जैसे यहाँ पे लिख दिया राजपुत्र, तो संक्षिप्त में हो गया, इससे भी समझ आ रहा है अच्छा ये राजा का लड़का है, इससे भी समझ आ रहा है। तो ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कोई भी बात को जब संक्षिप्त में लिखा जाता है तो हम वहाँ समास का यूज करते हैं। या फिर अगर हम बात करें समास का जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब समास के कितने भेद होते हैं अब हम नेक्स्ट ये समझेंगे। ठीक है, जैसे समास के भेद की अगर हम बात करें तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुव्रीहि समास से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके आगे बात करें तो समास, हम इन समास को समझने की एक बहुत आसान ट्रिक है कि अगर हम बात करें, हमने पहले ही पढ़ा कि 6 होते हैं भेद, कौन कौन से होते हैं उन्हें समझेंगे। उन्हें समझ लिया हमने, हम इसकी ट्रिक समझेंगे, समास के भेद को पहचानने की ट्रिक। और छिपा है द्वंद्व में, मतलब कि अगर आपको पहचानना हो कि ये कौन सा समास है तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि अगर किसी समास में और छिपा है तो हम उसे बोलेंगे द्वंद्व समास। जैसे माता पिता। ठीक है, तो माता और पिता, तो ये इसमें और छिपा है तो हम इसे बोलेंगे द्वंद्व समास। एक और इसकी ट्रिक है कि इसके बीच में जो डैश का चिन्ह है वो लगा होगा, लेकिन दोनों जो शब्द हैं
वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे रातों रात नहीं हो सकता, रात और दिन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसी में ही संख्या द्विगु में जान, मतलब कि अगर आप द्विगु समास की बात करेंगे तो द्विगु समास के शब्दों में आपको संख्या दिखेगी, जैसे कि चौराहा। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, या फिर 2 घट, ठीक है। आपको जिस शब्द के आगे संख्या दिखे, जैसे यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, तो इसी तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि जिस शब्द के आगे संख्या हमें दिख रही हो वो हमारा द्विगु समास होगा। फिर विशेषण विशेष साब को कर्मधारय लो मान, मतलब कि जिन शब्दों में आपको विशेषण विशेष दिखे तो आप उसे कौन सा मानेंगे, कर्मधारय समास। जैसे कि सफेद बोर्ड, तो इसमें विशेषण भी है और विशेष्य भी है, तो इसे समझ ले। फिर कारक चिन्ह में तत्पुरुष, अगर कारक चिन्ह को पहचानना है तो आप क्या, वो तत्पुरुष समास को पहचानना है तो आप क्या करेंगे, आपको कारक चिन्ह आने चाहिए। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्म कर्ण से अपादान से अलग होने पर मैं अधिकरण, ये वाला आपको याद करना है। फिर अव्यय अव्यय जान, बहुव्रीहि में होते है अन्य पद प्रधान, मतलब कि बहुव्रीहि समास जो होगा उसमें जो समास होगा, जो भी शब्द होगा, उसका जो पद होगा वो अन्य पद प्रधान होगा। जैसे अगर हम इसी की ट्रिक को याद करना हो, और छिपा है द्वंद्व में संख्या द्विगु में जान, विशेषण विशेष से साब को कर्मधारय लो मान, कारक चिन्ह में तत्पुरुष, अव्यय अव्यय जान, बहुव्रीहि में होते है अन्य पद प्रधान। अब हमें इसको और अगर थोड़ा समझना है तो हम इसको इसके उदाहरण से समझेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, आप लोग बता भी सकते हैं कौन कौन से किस किस के उदाहरण है। तो जैसे अगर हम बात करें माता और पिता, दिन और रात, तो हमने बोला था कि जिसमें और छिपा होगा वो कौन सा होगा, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। फिर तिरंगा त्रिभुज दो घट, जिसमें हमने बताया था वो होगा द्विगु, जहां संख्या हमें पता चले वो होगा हमारा द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास, ठीक है। फिर उसके बाद सफेद बोर्ड लंबा पेन, जहां मैंने बताया था विशेषण विशेष, वो है कर्मधारय, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें माता, मतदाता, रसोई, घर, तो हमने बात करी थी तत्पुरुष की, तो जहां हमें वो दिखाई दे, क्या बोलते हैं, हमें दिखाई दे कारक चिन्ह, तो हम उसे कहेंगे तत्पुरुष। तो जैसे अगर हम बात करें मतदाता, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो लिए आ गया ना, कर अपादान से पर अलग, ठीक है, इसमें आ गया, तो इसमें हम बात करेंगे ये हमारा कारक है। ऐसे ही अव्यय अव्ययी अगर हम बात करें, जिसमें अव्यय का मतलब होता है कि खर्च ना होना, तो जिसमें शब्द जुड़ने के बाद भी कोई अलग कोई परिवर्तन ना, ठीक है। फिर उसके बाद नीलकंठ, जो हमने बहुव्रीहि समास की बात करी थी कि इसका अन्य पद प्रधान होता है, तो नीलकंठ किसका नाम है, नीलकंठ है। नीलकंठ को अगर हम बात करें जिसका कंठ नीला है तो कौन है, शिव जी। लंबोदर, जिसका सर लंबा, ठीक है, लंबोदर, तो इसे हम गणेश जी कह देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें उपसर्ग और प्रत्यय, एक टॉपिक आपका आपने देखा था उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, तो उपसर्ग और प्रत्यय की बात करें तो जैसे इसमें भी ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं ऊ पहले आता है, प्र बाद में आता है, तो जैसे जब शब्दों के पहले कोई वर्ण लगा हो अलग से, उसका अर्थ अलग कर दे तो हम उसे उपसर्ग, जैसे जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। मतलब कि किसी मूल शब्द के आगे लग के उनका नया शब्द बना देते हैं। जैसे से था तो अति लग गया इसके आगे, क्रमण था तो अतिक्रमण हो गया, ठीक है, या फिर करण था तो अनुकरण हो गया, कूल था तो अनुकूल हो गया, इनके आगे ये लग, ठीक है। तो जब शब्दों के आगे कोई शब्द लगता है या वर्ण लगता है तो हम उसे बोलते हैं
उपसर्ग। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है हमारा प्रत्यय, जो शब्दों के पीछे लगता है। अभी दिखा रही हूं मैं आपको कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ की विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, कि जैसे प्रत्यय एक है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट विलोम शब्द, तो विलोम शब्द की अगर हम बात करें तो विलोम शब्द क्या होते हैं, तो आप लोग को सबको ही पता होगा, उल्टा, किसी भी चीज का, किसी शब्द का उल्टा, तो हम उसे विलोम शब्द या फिर विपरीत अर्थ भी कह देते हैं, या विलोमार्थक शब्द भी कह देते हैं, कि विपरीत अर्थ व्यक्त कर रहा हो उसे हम कहेंगे विलोम शब्द, जैसे रात का दिन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आए पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, तो अगर बात करें पर्यायवाची शब्द की, तो जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। मतलब कि एक शब्द को के ही कई कई अर्थ, या एक शब्द के को अगर हम बात करें कई नाम, ठीक है, उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। फिर उसके आगे अगर जाएं तो है मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियां क्यों यूज होते हैं, क्या है मुहावरे और लोकोक्तियां। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा की सुंदर रचना हेतु आवश्यक माना जाता है, कि भाषा की अगर सुंदर रचना करनी है तो लोकोक्तियों और मुहावरों का बहुत यूज किया जाता है, जैसे कि हम अपनी डेली भाषा में भी यूज करते हैं। अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करने वाले वाक्यांश को क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं, कि साधारण अर्थ छोड़ दिया, एक विशेष अर्थ प्रकट कर दिया। अगर हम लोकोक्तियों की बात करें तो साधारण लोक में प्रचलित उक्तियों को लोकोक्तियां कहते हैं, मतलब कि जो हमारे यहाँ प्रचलित है उनको हम लोकोक्तियां कहते हैं, ठीक है। लोकोक्तियां या कहावतों के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इन्हें बात करें तो इन्हें हम किससे भी जानते हैं, कहावतों के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम बात करें तत्सम और तद्भव शब्द की, ये भी टॉपिक आपका एक था कि तत्सम और तद्भव। तो तत्सम और तद्भव शब्द क्या है, तत्सम, तत् मतलब उसके समान, दो शब्दों से मिलकर बना शब्द, कैसे, दो शब्द तत् प्लस सम, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों, जैसा था वैसा। जिन शब्दों में को संस्कृत में बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम कहते हैं। मतलब कि संस्कृत के जैसे शब्द थे उसी तरीके से हमने अपने यूज में उन्हें ले लिया, ठीक है। जैसे कि अगर हम तद्भव की अगर हम बात करें तो तद्भव शब्द वे होते हैं समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब कि जो संस्कृत के शब्द थे उनमें जो हमने चेंज लाया, हमने जो उनमें परिवर्तन लाया। जैसे कि अगर हम उदाहरण से बात करें, जैसे तत्सम तत्सम और तत्सम और तद्भव, तो जैसे आम्र है तो आम्र का आम, और अगर काग है, काग मतलब पहले बोलते थे कौवा, अब हमने तद्भव उसका कर दिया कौवा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द की। अगर हम बात करें वाक्यांश के लिए एक शब्द क्यों यूज किया गया, क्या इसके पीछे की चीजें हैं, तो लेखक या कवि अपने विस्तृत विचारों एवं भावों को कम से कम शब्दों में व्यक्त किया जाता है, या यह कहें कि कम से कम शब्दों में अधिकाधिक अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे हम वाक्यांश कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें, कहावत भी है गागर में सागर भरना, मतलब कि अगर आपको कोई बात कहनी है तो आप किसी एक ऐसे शब्द का यूज कर ले जो कम से कम छोटा शब्द हो और आपकी पूरी जो बात आप कहना चाहते हैं वो कह सके। जैसे कि शब्द देख सकते हैं, उदाहरण के लिए अल्पकालीन हमने यूज किया, तो अल्पकालीन से भी हमें समझ आ रही है जिसकी कल्पना ना की जा सके, अल्पकालीन। या फिर अगर हम बात करें भूतपूर्व, जो पहले रहा हो, कि अगर हम बात करें कि अगर हम इतना लिखें जो पहले रहा हो, पहले रहा हो, उससे अच्छा हम लिख ले भूतपूर्व, ठीक है, क्लियर।
इसके आगे हम चलते हैं। वर्तनी, इसमें से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं, वर्तनी शुद्धि तथा वाक्य शुद्धि कि किस तरीके से होती है। तो वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि की बात करें तो जहां आपने पढ़ा होगा कि भाषा के शब्दों के शुद्ध लेखन को वर्तनी कहते हैं। कि अगर हम बात करें शुद्ध लेखन को, जैसे निरोग है तो आपसे निरोग लिख दिया तो आपसे पूछेगा सही क्या है, तो आपको उसकी मात्राएं सारी चीजें समझ आनी चाहिए, तो निरोग सही ये है। फिर वाक्यांश शुद्धि, वाक्य में अनावश्यक शब्द के प्रयोग से, अनुपयुक्त शब्द के प्रयुक्त होने से, लिंग वचन कारक का सही प्रयोग ना होने से, सही सर्वनाम एवं क्रिया का प्रयोग ना होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, उसे वाक्य की अशुद्धि कहते हैं। जैसे यह कैसे संभव हो सकता है, तो इतनी बात लिखनी है। अगर ये वाक्य दिया है तो इसकी अगर हम शुद्धि की बात करें तो हम इतना ही कह सकते थे, यह कैसे संभव है। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद अगर बात करें, नेक्स्ट है रस। तो रस की अगर हम बात करें तो रस किसे कहते हैं, काव्य में, सॉरी, हाँ, काव्य में रस का अर्थ आनंद होता है। मतलब कि किसी, जब आप चीज को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको उसका आनंद आए, पढ़ने भी से भी सुनने से भी आनंद, वह आनंद जो श्रोता मतलब सुनने वाला, पाठक मतलब पढ़ने वाला को आत्म विभोर कर दे, मतलब अंदर से प्रफुल्लित कर दे। कविता पढ़ने एवं सुनने में से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। तो रस का अगर हम सीधी बात करें कि जो हमें आनंद दे, प्रफुल्लित कर दे किसी चीज के लिए। ठीक है, तो हम रस की बात करें तो प्रमुख रस कौन कौन से हैं जिनसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पहला है करुण रस। कौन सा है, करुण रस। करुण रस की अगर हम बात करें तो करुण रस है जिसमें हमें शोक का भाव उत्पन्न हो, मतलब कि किसी दुख, किसी अपने प्रियजन, किसी सगे संबंधी के बिछुड़ने की जो आवा प्रकट होती है उसे हम कहते हैं। वीर रस जिसमें आपको उत्साह, तो इसका अगर हम बात करें स्थायी भाव शौक है, इसका उत्साह है। ठीक है, श्रृंगार, जब हम किसी, अगर बात करें श्रृंगार रस के दो उदाहरण होते हैं, दो भेद होते हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार मतलब कि जब हमें दो प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते हैं तो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं, और जब बिछुड़ते हैं तो वियोग। हास्य मतलब कि जब हम कोई ऐसी बात जिसे सुन के हमारे अंदर हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए। ठीक है, वात्सल्य रस। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम चलें तो अगर हमें इनके उदाहरण को समझना है तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि रस के कुछ उदाहरण हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि करुण रस में क्या होता है कि जब कभी किसी प्रेमी, किसी सगे संबंधी या किसी प्रेमी, किसी दोस्त के बिछुड़ने की आवा प्रकट होती है। जैसे कि एक उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधाता हाथ माथ, अभी तो मुकुट बंधाता माथ, हुए अब ही हल्दी, कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खुले भी ना थे लाज के बोल, हाय लुट गया ये संसार बिना सिंदूर अनलंगार। मतलब कि एक रोरी की कल ही शादी हुई थी और इतनी जल्दी जो पति है वो बिछुड़ गया, तो उसमें जो दुख प्रकट हो रहा है, तो यहाँ हमारा आएगा करुण रस। कौन सा आएगा, करुण रस। फिर उसके बाद अगर हम बात करें चमक उठी, एक उदाहरण है, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हरवेलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, वह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अगर हम बात करें, हमने कहा था कि वीर रस में क्या होता है, उत्साह, तो इसे सुन के आपके अंदर उत्साह, तो ये हमारा किसका उदाहरण हो गया, वीर रस का। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, दूसरा था हमारा जब धूमधाम से, एक मिनट, हाँ, अगर हम बात करें, तीसरा हमारा था श्रृंगार, उसका श्रृंगार रस। हाँ, फिर उसके बाद अगर हम बात करें अलंकार की, तो अलंकार जो है हमारे, अलंकार हम किसे कहते हैं, भाषा की शोभा बढ़ाने वाले, भाषा की शोभा बढ़ाने वाले सब बढ़ाने के लिए जो प्रयुक्त शब्द होते हैं, शब्द और अर्थ के चमत्कार को अलंकार कहते हैं। कि जब कोई सब भाषा की शोभा बढ़ाता है। ठीक है, क्लियर। तो उसके आगे अगर हम बात करें तो अलंकार हमारे कितने प्रकार के होते हैं,
तो अलंकार की हम बात करें बहुत सारे हैं, लेकिन जो जिनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमुख अलंकार है कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। अगर अनुप्रास अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार वह है जहां अगर हम बात करें किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो चा शब्द बार बार आया, तो इसलिए वर्ण बार बार आया, तो इसलिए हम कह सकते हैं यह अनुप्रास अलंकार है। या ऐसे ही आप कह सकते हो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कता है खड़किया, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है, ये भी हमारे उसी में आ जाएंगे। फिर अगर हम श्लेष की बात करें तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, मतलब कि किसी एक शब्द के ही अर्थ उसमें छिपे हुआ। फिर अगर हम यमक की बात करें तो यमक में है कि जैसे हमने यहाँ बात की वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, यहाँ हम बात करेंगे जब किसी शब्द की बार बार आवृत्ति होगी और उसका अर्थ हर बार अलग होगा, तो हम उसे कहेंगे यमक अलंकार। इसी तरीके से उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, जिसमें कि अगर हम बात करें तो अतिशयोक्ति अलंकार हमारा है कि जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। ठीक है, तो हम इसके भी कुछ उदाहरण देख लेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, आप लोग ही बताएंगे कि ये किस किस के उदाहरण है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो अगर हम बात करें तो इसमें बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है, तो ये हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अलंकार के और भी उदाहरण है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो यहाँ अगर हम बात करें च शब्द बार बार आया है, वर्ण बार बार आया है, शब्द नहीं सॉरी वर्ण बार बार आया है, इसीलिए हमारा ये कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। एक है सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो अगर हम बात करें तो सजना है मुझे सजना के लिए में, तो अगर इसमें हम बात करें तो सजना और सजना दो बार शब्द आया है, लेकिन अगर इन दोनों के अर्थ की बात करें तो अलग अलग है। एक सजना का मतलब है पति, एक सजना का मतलब है तैयार होना। तो ये कह रही है कि मुझे तैयार होना है, किसके लिए? अपने पति के लिए। या फिर हम बात करें तीन बेर खाती थी, मतलब कि एक बेर का बात है कि समय, एक बेर का मतलब है फल। तो अगर इस तरीके से कोई आए तो आप समझ जाना कि जब कोई शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और उनका अर्थ हमेशा अलग अलग होता है या भिन्न भिन्न होता है उसे। जैसे एक उदाहरण बहुत प्रचलित है, कनक कनकती 100 गुनी, माँ दक्ता अधिकाय, या पाए बोराए, जग वा खाए बोराए। एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक कनक का अर्थ है सोना। तो अगर आदमी को अधिक सोना मिल जाता है तो भी वो बौखला जाता है, और अगर धतूरा खा लेता है तो भी वो बौखला जाता है, मतलब पागल हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है अगर हम बात करें, एक उदाहरण है सोहत ओढ़े पीठ पतु, श्याम सलोने गात, मनोनील, श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर, अपत पर्यो प्रभात। तो अगर हम बात करें जहाँ मनो, मनुमानो, जनु आदि शब्द आते हैं उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक उदाहरण है नवजीवन, नवजीवन दो घनश्याम हमें। तो हमने श्लेष की बात करी थी, हमने कहा था उसका है चिपकना। तो अगर हम बात करें इसमें एक शब्द की ही अगर हम तोड़े तो एक में अगर हम बात करें बादल, और इसी में घनश्याम को हम कृष्ण भगवान भी बोल देते हैं, उनका भी नाम है। ठीक है, क्लियर। एक उदाहरण हमारा रह गया था रस का, जिसे हम एक बार अभी क्लियर करेंगे, उसके बाद हमारे टॉपिक हो जाएंगे। जैसे ये था, बस एक मिनट, कि जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता है धक्का दे दूं दूल्हे को, जा बैठूं घोड़े पर। तो इस जैसे वाक्य को, इस लाइन को हमें पढ़ के मजाक, हंसी का भाव प्रकट हो रहा है, तो हम इसे कह देंगे हास्य रस।
का उदाहरण मैं आपको समझाना भूल गई थी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पे हम चलेंगे, हमने रस भी पढ़ लिए, हमने अलंकार भी पढ़ लिए, तो फिर इसके बाद हमारा शायद ही कोई टॉपिक रह जाएगा। ठीक है क्लास, थैंक यू एवरीवन।